गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड टेस्ट सीरीज है। अच्छा, पहला सवाल आपके पास है, स्टेटमेंट वाइज बना रखा मैंने। स्टेटमेंट 1 आपके पास है दैट सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इज दिस ट्रू? बिल्कुल, ये बात सही है कि जो आपका सॉल्ट ब्रिज होगा वो इंटरनल सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है। अच्छा, इंटरनल सर्किट कंप्लीट कैसे होता है? बाय द फ्लो ऑफ आइंस, बाय द फ्लो ऑफ आइंस। और एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट कैसे होता है? बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द फ्लो ऑफ। एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करता है वायर और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन द पोटेंशियल ऑफ सेल ड्रॉप्स टू जीरो। अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव किया जाए तो जो आपका सेल का पोटेंशियल है वो गिर के जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज रिमूव किया तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल जब जीरो हो गया सेल काम करना बंद कर दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सीबीएसई वालों को आया भी है, ये सीबीएसई वालों को आया भी है, शायद लास्ट या लास्ट टाइम आया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है कि अगर सॉल्ट ब्रिज को हटाया जाए तो सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये आ गया सवाल नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फिर से दो स्टेटमेंट है दैट केसीएल इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, जब हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा तो हमने ये देखा था कि सॉल्ट ब्रिज में कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से एक नाम किसका था? केसीएल। तो केसीएल को सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है जेलेटिन और अगर अगर के साथ में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको साथ में ये भी बताया था, क्या हमेशा इसको यूज किया जाता है? नहीं सर, हमेशा यूज नहीं किया जाता। जिसमें एक अच्छा एग्जांपल मैंने मर्क्यूरी का बताया था कि अगर इलेक्ट्रोड मर्क्यूरी का बना हो उस टाइम पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, फिर केसीएल काम नहीं करता। उस टाइम पे आप एमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं या वो जिसमें सीएल ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर सॉल्ट ब्रिज को हटाया जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दोनों बातें फिर से क्या है? सही है, दोनों की दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट एक और 4-5 ऑप्शन में एक स्टेटमेंट वाइज सवाल मैंने बना रखा है। आपको ये बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट इज और आर, ये नीट पैटर्न का होता है, इससे पूछता है नीट में भी आपको, सीबीएसई में भी आ जाता है। इज या आर, एक या एक से ज्यादा सही है, एक या एक से ज्यादा सही है, किसके रिलेटेड? ठीक है, देखिएगा 1 बाय 1 बताइएगा मेरे को। पहला है इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट, सही है, ठीक है, करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है। दूसरा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सही बात है, यही तो काम है इसका, इसलिए तो लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है। तीसरा, सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इन्वर्टेड यू होता है, ठीक है ना, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, नॉट यू शेप बट इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज इज मस्ट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, नहीं सर, इलेक्ट्रोलिटिक में नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल में, तो ये बात भी क्या है आपकी? गलत है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज केसीएल इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज विद जेलेटिन, बिल्कुल सही बात है, जेलेटिन के साथ इसका यूज किया जाता है, तो ये वाले स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक सेल मैंने बना रखा है, इस सीबीएसई वालों को इस पैटर्न से आता है, क्योंकि इस तरह का सवाल आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी देखने को मिलता है और एग्जाम्पलर में भी देखने को मिलता है कि आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता है, फिर इसके बारे में चीज़ें पूछता है, बताइए ये क्या था, ये क्या था, एटसेट्रा, इस हिसाब से। ठीक है। ये मैंने एक सेल बना रखा है, बताइए कौन सा सेल है ये? मैग्नीशियम सिल्वर सेल है ना, दिस इज MgAg सेल, मैग्नीशियम सिल्वर। ओके, ये मैंने मैग्नीशियम सिल्वर सेल बना रखा है। अब देखिए, इस मैग्नीशियम सिल्वर सेल में जो सवाल पूछे गए हैं आपको, पहला सवाल है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अब आपको पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एंड कैथोड इज सिल्वर एंड एनोड इज मैग्नीशियम, सो दैट मींस द फ्लो ऑफ करंट विल बी फ्रॉम सिल्वर टू मैग्नीशियम, सिल्वर टू, दैट इज फ्रॉम Ag टू Mg, Ag टू Mg। ठीक है ना, सिल्वर टू मैग्नीशियम करंट का फ्लो होगा। ओके। अच्छा, उसके बाद राइट नेट सेल रिएक्शन, आपको नेट सेल रिएक्शन लिखना है। अच्छा, सेल रिएक्शन का मतलब जो एनोड पे हुआ वो, जो कैथोड पे हुआ वो, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नेट रिएक्शन लिखना है। अब बताइए एनोड पे क्या था? मैग्नीशियम, ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा एट एनोड, हाँ बिल्कुल, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड किसका बना था? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा सर, जो Mg सॉलिड था वो ऑक्सीडाइज करेगा एंड इट विल फॉर्म Mg+2 एक्वस, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन साथ में? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काम हो गया। ओके, साथ में एट एनोड, अब एनोड पे क्या होगा? अच्छा, एनोड पे होगा, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, कैथोड किसका बना है? जो सेल गिवन है सिल्वर का, किसका है? सिल्वर का। ठीक है ना, ये AgNO3 है, ध्यान में रखना है, AgNO3 का मतलब सिल्वर +1, क्योंकि नाइट्रेट आइन है, NO3 के ऊपर एक नेगेटिव होता है, तो Ag के ऊपर पॉजिटिव होगा, Ag के ऊपर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया Ag पॉजिटिव एक्वस से। लेकिन सर ऊपर से इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं एनोड से? 2। अच्छा, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन Ag के ऊपर तो एक ही पॉजिटिव है, इसका मतलब Ag कितने टाइम लेना पड़ेगा? 2 टाइम। इसको चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन जितने आ रहे हैं उतने ही होंगे। हाँ, इसको चेंज कर सकते हैं कि हमने 2 टाइम सिल्वर ले लिया, कितने टाइम? 2 टाइम, सो आ गया 2 टाइम्स Ag, 2 टाइम्स Ag आ गया। ठीक है, अब 2 टाइम्स Ag + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बना लेंगे? ये बना लेगा 2 टाइम्स Ag सॉलिड,
2 टाइम्स Ag हो गया, ठीक है। हाँ, ये तब लिखना है आपको जब आपको नेट रिएक्शन डायरेक्टली लिखना ना आए, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नेट पूछा है तो सीधा नेट लिख लो, ठीक है। अब बताइए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नेट रिएक्शन लिख सकते हैं। नेट रिएक्शन में क्या होगा आपका, लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट साइड और राइट वाली चीज़ें राइट साइड, ठीक है। तो नेट रिएक्शन कितना आ जाएगा आपका, लेफ्ट पे क्या था Mg सॉलिड, ओके, प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस, इट गिव्स Mg प्लस 2 एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड, हो गया। ये आ गया आपका नेट रिएक्शन, ठीक है। इस पूरे का नेट रिएक्शन हो गया, ओके। अच्छा, उसके बाद विच इलेक्ट्रोड बिहेव एज कैथोड, ये तो इजी है। कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करता है, राइट वाला, ठीक है। तो कैथोड की तरह ये बिहेव करेगा जो सिल्वर होगा, और इस पे चार्ज पॉजिटिव और इस पे चार्ज इस साइड नेगेटिव होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो हल्का सा सवाल है, आता है सीबीएसई वालों को इस तरीके से पूछ लेता है, ओके। अच्छा, उसके बाद है कहता आप गैल्वेनिक सेल का एक डायग्राम बनाइए, ये इजी है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है सेम आपने बनाना है, लेफ्ट साइड कॉपर बनाना है, राइट साइड पे सिल्वर बनाना है, बाकी सारी कहानी सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैच द कॉलम, ये अच्छा सवाल है और सीबीएसई में आया है पहले भी, ठीक है, और एग्जाम्पलर का सवाल है, ओके। आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। बताइए कॉलम 1 में क्या रखा है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो, ठीक है, कल बताया था मैंने एक्सप्लेन करके, इफ़ Daniell cell which is having an internal potential or electrode potential or voltage of 1.1 volt, if we connect a battery to that Daniell cell and the potential of battery is greater than 1.1 volt, सर इसका मतलब कि अब बाहर से करंट आएगा और बैटरी करंट लेगा, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक की तरह, किसकी तरह, इलेक्ट्रोलिटिक की तरह, ठीक है। तो बी के साथ इसका मैच कर लेंगे, ओके। अच्छा, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका 1.1 वोल्ट के बराबर हो, तो इसका मतलब कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, सो नो करंट, ठीक है, मैच कर दिया। अच्छा, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम हो, तब इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह बिहेव कर रहा था जैसे कर रहा है, ओके। और ये केसीएल जो बच गया ऑब्वियस है, तो ये सॉल्ट ब्रिज में यूज हो जाएगा, तो केसीएल आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज के साथ, ठीक है, ये इजी सी बात। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप फिर से, स्टेटमेंट 1 दैट केसीएल इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज हैज़ ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटीज ऑफ के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुनना जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपने जो सॉल्ट ब्रिज बनाया, ठीक है, आपने सॉल्ट ब्रिज बनाया, अभी सॉल्ट ब्रिज में आपने यूज़ करना है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का जो इनर्ट हो प्लस जो न्यूट्रलाइजेशन करे। अब मान लो अगर आपने डैनियल सेल बनाया, तो मुझे बताइए डैनियल सेल में लेफ्ट साइड पे आपका क्या था, जिंक, और राइट साइड पे क्या था, कॉपर। अच्छा, यहाँ पे कौन से आइंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सॉल्ट ब्रिज लगा रहे थे, Zn+2 को, यही तो बढ़ रहा था ना, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन, और इस साइड कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, Cu+2 का, Cu+2 नहीं, SO4-2, वो तो घट रहा था ना, SO4-2, ठीक है। अच्छा, आपका काम सॉल्ट ब्रिज का काम ये था कि सर इस Zn+2 और इस SO4-2 को न्यूट्रलाइज करना। अब मुझे पता है न्यूट्रलाइजेशन तो आपका Zn+2 को कोई भी नेगेटिव वाला कर सकता है, और SO4-2 जिसके ऊपर नेगेटिव है कोई भी पॉजिटिव वाला इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर क्या हो मैं NaCl का यूज करूं, अगर मैं NaCl का यूज करूं, सर काम तो ये भी कर सकता है, अगर न्यूट्रलाइजेशन ही करवाना है तो ये भी तो कर सकता है कि Cl नेगेटिव Zn को न्यूट्रलाइज कर देगा और Na पॉजिटिव SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन इसको सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज नहीं कर सकते। हालांकि काम ये भी कर सकता है, जो आपने करवाना है वो काम तो ये भी कर सकता है। जैसे आपने KCl यूज किया, सर K पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो बात तो सेम ही है, लेकिन क्यों NaCl का यूज नहीं किया और सिर्फ KCl का यूज करना पड़ा। अब देखिए ये लॉजिकल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर जब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया, तो इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में खास बात, जब इलेक्ट्रोलाइट को डिजाइन किया जाता है ना सॉल्ट ब्रिज में, इसमें खास बात ये ध्यान में रखी जाती है कि इससे बनने वाले जो आयंस हों वो आयंस एक ही टाइम पे इस साइड और इस साइड न्यूट्रलाइजेशन करवा सकें। अब मुझे बताइए इस साइड और इस साइड एक ही टाइम पे न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जब इससे बनने वाले दोनों आयंस का स्पीड बराबर हो, जब इससे बनने वाले दोनों आयंस का स्पीड बराबर, नेगेटिव वाला इधर न्यूट्रलाइजेशन, पॉजिटिव वाला इधर न्यूट्रलाइजेशन करवाएगा एक ही टाइम पे। अगर ऐसा ना हो तो आप ये देखोगे कि एक साइड तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा लेकिन दूसरी साइड हो ही नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से फिर से करंट फ्लो बंद हो जाएगा, सेल काम ही नहीं कर रहा आपका फिर से, ठीक है। इसीलिए NaCl का यूज नहीं करते, क्योंकि सर NaCl से बनने वाला Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का स्पीड ऑलमोस्ट बराबर नहीं होता, इनका स्पीड में बहुत अंतर होता है। लेकिन ये जो KCl है, इस KCl से बनने वाला जो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है, इस K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन का वेलोसिटी और स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और इसका फायदा क्या है, एक ही टाइम पे न्यूट्रलाइजेशन करवाएगा, एक ही टाइम पे। दैट इज वाई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं करते, सिर्फ उन्हीं वालों को यूज करते हैं जिनके कैटाइंस और एनाइंस की वेलोसिटीज बराबर हों, जिनके कैटाइंस और एनाइंस की वेलोसिटीज बराबर हों, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। 2023 में या 24 में आया था ये CBSE में, ठीक है। तो दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए,
इट शुड बी कंसिडर्ड। सो जब कभी भी आपको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट चूज करना है तो क्या ध्यान में रखना है कि सर उससे बनने वाला कैटाइन और एनाइन दोनों का वेलोसिटी ऑलमोस्ट रिजेंबल करना चाहिए, इक्वली ऐसा जरूरी नहीं 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट रिजेंबल करना चाहिए, ठीक है। और इसी वेलोसिटीज को ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट कंपेरेबल, ऑलमोस्ट कंपेरेबल। इसका मतलब पहली बात क्या है? सही है, ये बहुत अच्छी बात, ये समझ में आई। तो क्यों आपने NaCl का यूज़ नहीं किया और KCl का यूज़ किया? क्योंकि NaCl से बनने वाले कैटाइन्स और एनाइंस का स्पीड बराबर नहीं, लेकिन KCl से बनने वाले कैटाइन और स्पीड एनाइन का स्पीड वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 कहता है KCl को आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज नहीं कर सकते सॉल्ट ब्रिज में जब मरकरी का इलेक्ट्रोड हो। जब किसका इलेक्ट्रोड हो? मरकरी का। सर ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मरकरी का इलेक्ट्रोड होगा तो मरकरी क्या कर जाएगा? ये मरकरी Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपके प्रेसिपिटेट्स। क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट। आपके पास बन जाएगा HgCl2, Hg, इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। इसलिए क्या नहीं होना चाहिए? आप मरकरी का इलेक्ट्रोड अगर हो आप उस टाइम पे क्या यूज़ नहीं कर सकते? KCl का यूज़ नहीं कर सकते। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है ना। ये दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, ये NCERT से उठा रखा मैंने, एग्जाम्पलर से, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है A और B चार्जेस को। आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, अब आप पहचान पा रही हैं जो आपके पास गिवन है ऊपर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये आ गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब टिपिकली डैनियल सेल दे रखा है, ठीक है। अच्छा, जो नीचे लिख रखा है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कौन सा सेल है? आपको सिर्फ ये पहचानना है कि A और B क्या है। अब A और B की पहचान बहुत इजी है, आप ऊपर वाली पहचान कर लीजिए, नीचे वाली पहचान हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव और इस पे, अब आप देख रहे हो तारों से जोड़ रखा है। सर ऑब्वियस अगर इसकी नेगेटिव तार थी तो इसकी पॉजिटिव तार होगी, और इसकी पॉजिटिव तार थी तो इसकी नेगेटिव तार। बस इतना सा ध्यान में रखना है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना था A और B का चार्ज क्या था। A और B का A का चार्ज पॉजिटिव और B का चार्ज नेगेटिव। ये हल्की सी बात हो गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, स्टेटमेंट वाइज अ सॉल्ट ब्रिज कैन बी प्रिपेयर्ड विद अ लैमिनेटेड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ गुड क्वालिटी फिल्टर पेपर। ये भी मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था आपको कि जब कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिज़ाइन किया जाता है, ये बैटरी को डिज़ाइन किया जाता है, तो खास ख्याल ले रखा जाता है कि बैटरी कॉम्पैक्ट हो। और अगर आपने सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया इन्वर्टेड यू शेप हमेशा, तो इसकी वजह से बैटरी का साइज बढ़ सकता है। तो उस साइज को कम करने के लिए आप ग्लास का ट्यूब यूज ना करके बहुत अच्छे क्वालिटी के फिल्टर पेपर यूज करते हैं जो सॉल्ट ब्रिज की तरह काम करेंगे। जो किसकी तरह काम करेंगे? सॉल्ट ब्रिज की तरह काम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, ना ही आपके नीट में आया, ना ही CBSE में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किसका यूज आप कर सकते हैं? गुड क्वालिटी फिल्टर पेपर, गुड क्वालिटी फिल्टर पेपर्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशंस बाय द ट्रांसफर ऑफ आयंस। सही बात है, सॉल्ट ब्रिज का काम ही यही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, और क्या काम करके? बाय द ट्रांसफर ऑफ आयंस। लेकिन उन आयंस में खास बात क्या होनी चाहिए जो मैंने ऊपर बताई? द वेलोसिटीज मस्ट रिजेंबल, द वेलोसिटीज मस्ट बी कंपेरेबल और नियरली सेम, और नियरली सेम, ठीक है। ये सेम वेलोसिटीज इनकी होनी चाहिए, ओके। अच्छा, इसके बाद गैल्वेनिक सेल के रिलेटेड सवाल है, ध्यान से सुनना। कहते हैं गैल्वेनिक सेल है जिसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना दिख रहा है आपको? इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। कहता है एक अपोजिंग पोटेंशियल लगाया आपने, मतलब वही बाहर से एक बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल कितना है? उसका भी 1.1 वोल्ट, ठीक है ना। एक अपोजिंग पोटेंशियल लगाया 1.1 वोल्ट इस सेल के साथ। कहता बताइए सेल रिएक्शन में क्या होगा और करंट में क्या होगा। अब अगर ऑप्शन पढ़ के बता सकते हो आप। अगर अपोजिंग पोटेंशियल लगाया है सेम, तो इसका मतलब ये होगा कि करंट फ्लो नहीं करेगा और कोई भी सेल रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और कोई भी सेल रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। द रिएक्शन स्टॉप्स एंड नो करंट फ्लोज थ्रू दिस सेल, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी पढ़ने की नीड भी नहीं पड़ेगी, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, ओके। अच्छा, उसके बाद गैल्वेनिक सेल का ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये डैनियल नहीं है लेकिन, क्योंकि आपको सिल्वर मिल गया, ठीक है, आपने रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब कहता है ये सेल रिएक्शन दे रखा है, अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए। बगैर ऑप्शन बड़े डिजाइन करेंगे, पहले बताइए कैसे आएगा। सर ये आ जाएगा आपका एनोड ब्रिज कैथोड से, है ना। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, लिख दिया आपने, ठीक है। डबल पैरेलल लाइन, फेज बाउंड्री, अगेन फेज बाउंड्री, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ होगा? Zn से Zn+2 बना होगा, ठीक है। तो मैंने लिखना है Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस, ठीक है ना, एक ही है। और यहाँ पे Ag पॉजिटिव एक्वस से Ag सॉलिड। अब क्योंकि इसने स्टाइशियोमेट्री साथ में लिखी तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। कौन सा आ रहा है? Zn से Zn+2 और Ag पॉजिटिव से Ag, इसका भी कौन सा ऑप्शन आएगा? ये। अच्छा जी,
अच्छा उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, इसका करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए मैं चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझना, ठीक है ना, इस चीज़ को समझना। अच्छा आपके पास जो सेल दे रखा है वो है Zn और साथ में लिखा है H2SO4। सर अभी तक जिस तरीके से हमने पढ़ा वो ये था कि जिंक था, साथ में कॉपर दिया होता था, जिंक था, साथ में सिल्वर दिया होता था, ऐसा कुछ दे रखा, इलेक्ट्रोड दे रखा होता था। लेकिन अभी तो इलेक्ट्रोड दिया ही नहीं है, अभी तो रखा कि H2SO4 सोल्यूशन है। ये समझने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक बात मेरे को समझ में आ गई कि जो सेल मैंने डिजाइन किया होगा उस सेल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड रहा होगा वो जिंक का था, एनोड जिंक का, ये तो कंफर्म बात है, ठीक है ना। अच्छा कैथोड में H2SO4 दिया। अब सर H2SO4 का कैथोड कैसे हो सकता है, कैथोड तो सॉलिड होता है, तो H2SO4 का तो हो नहीं सकता। अब जब ऐसा हो कि साथ में इलेक्ट्रोड ना दिया हो और सॉल्यूशन दिया हो, क्या दिया हो, उस टाइम पे आप इलेक्ट्रोड इनर्ट यूज करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन जनरली नहीं दिखाता। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में नाम आता है एक बहुत अच्छा नाम आता है प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। प्लेटिनम को आप यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस साइड जो इलेक्ट्रोड था वो किसका था? पीटी का था, प्लेटिनम का था। किसका था? ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसी में मैं इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिख लूं, अगर मैं लिखूं ZnHCl रिएक्शन या ZnHCl सेल, ऐसा लिखूं मैं, सर इसका मतलब ये कि जिंक लेफ्ट साइड पे तो था लेकिन राइट साइड पे क्योंकि HCl दे रखा है, इसका इलेक्ट्रोड थोड़ी ना बनेगा, तो मतलब इलेक्ट्रोड किसका होगा? प्लेटिनम का। किसका होगा? प्लेटिनम का, ठीक है। हाँ इस साइड जिंक, ये जो जिंक दे रखा है इसका मतलब इसके सोल्यूशन में Zn+2 आयंस होंगे, ये अंडरस्टूड बात है। अच्छा अगली वाली साइड वो दे रखा है, वो प्लेटिनम की नहीं लेना आपको, वो दे रखा है, यहां दे रखा है H2SO4। अब मुझे बताइए एनोड पे पॉजिटिव वाले कैटाइंस का रोल होता है और कैथोड में किन का होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो कैथोड में जनरली कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव का बढ़ता है लेकिन लगता पॉजिटिव है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन डैनियल सेल में जिंक से ट्रांसफर किए थे Cu+2 को, किए थे ना। तो यहाँ पे मुझे बताइए कौन सा ऐसे आपके स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं? सर यहाँ पे पॉजिटिव वाला ये देखने को मिल रहा है, ये H2SO4 इस सोल्यूशन में है। अगर इस सोल्यूशन में H2SO4 है इसका मतलब H2SO4 किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? 2H पॉजिटिव प्लस SO4-2, ये होता है ना। जैसे CuSO4 था, Cu+2 प्लस SO4-2, ठीक है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्रेजेंट है। अब बताइए पूरी कहानी में आपको क्या देखने को मिलेगा? वायर से कनेक्ट कर रखा है, सॉल्ट ब्रिज, वो सारी कहानी सेम है, ठीक है ना, वो आपको पता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? एनोड से कैथोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा? जिंक। तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो आप कैसे लिखेंगे? Zn सॉलिड से, वो आपको ऑलरेडी पता है, Zn+2 प्लस, सही है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन किसने पकड़ने इस साइड जाके? पॉजिटिव वाले ने। पॉजिटिव किस पे था? तो क्या होगा इस साइड? सर 2H पॉजिटिव, कितना? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बनाएगा? H2 गैस। क्या बना लेगा? और H2 गैसियस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे H2 गैस लिबरेट करेगा। यहाँ पे जैसे CuSO4 में यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट कर रहा था, थिकनेस बढ़ रहा था, यहाँ पे गैस निकलेगा, बुलबुले दिखेंगे आपको, गैस निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन आपने लिखना है, सर एनोड कैथोड तो मेरे को समझ में आ गया, ये मैंने एनोड लिख दिया, ये मैंने ब्रिज लिख दिया, ये मैंने कैथोड लिख दिया, ठीक है। अच्छा ब्रिज को कैसे लिखूंगा मैं? ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, सही है, अंडरस्टूड है, ओके। अब एक चीज जो आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि सर सेल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रोड ना दिया उस टाइम पे आपने प्लेटिनम यूज किया, और जब कभी भी इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का यूज करो तो उसको लिखना पड़ता है रिप्रेजेंटेशन में, उसको रिप्रेजेंटेशन में या तो आप स्टार्टिंग में लिखो या तो आप एंड में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि आपने प्लेटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड यूज किया, ये लिखा, कॉमा लगा दो, प्लेटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड यूज किया, क्योंकि ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, ये ऊपर देखने को, तो वो लिखना है आपको कि हाँ ये यूज किया था, ठीक है। उसके बाद एनोड पे जो रिएक्शन हुआ, बताइए एनोड पे क्या हुआ? सर Zn सॉलिड से बना था अपना Zn+2, Zn+2 बना था, ठीक है। अब ये Zn+2 ना लिख के मैं और चीज ऑप्शंस के हिसाब से अगर चलूं तो मैं ZnSO4 भी लिख सकता हूं, लेकिन आप जनरली सिर्फ आयंस लिखना प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिखना प्रेफर। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो मैं ऊपर से ही काटूंगा क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, आयंस नहीं दे रखे हैं, ठीक है। अब ब्रिज पे क्या, ये ब्रिज का डबल पैरेलल लाइन, कैथोड पे क्या हुआ? सर जो 2H पॉजिटिव एक्वस था, इस 2H पॉजिटिव एक्वस से क्या बना? H2 गैस बना, H2 गैस बन गया, ये आ गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन पूरा का पूरा। अब प्लेटिनम चाहे स्टार्टिंग में लिखो चाहे एंड में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, मेजोरिटी में स्टार्टिंग में ही लिखता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे रखा, सर ऊपर दिया तो है सब कुछ लेकिन प्लेटिनम नहीं लिखा। यहाँ पे देखो Zn से Zn+2 और H पॉजिटिव से H2 गैस और साथ में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दे रखा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी से होगा। ये बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर कैथोड नहीं दे रखा तो उस टाइम पे आप किसका यूज करेंगे? प्लेटिनम, और वो प्लेटिनम सेल रिएक्शन में, सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोलता है एक सेल रिएक्शन आपके पास है गैल्वेनिक सेल का, ये सेल रिएक्शन दे रखा है, ठीक है आपको। अच्छा पूरा रेडॉक्स रिएक्शन लिखना आपको, ये गैल्वेनिक सेल दे रखा है आपके पास, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, आपको इसका पूरा सेल रिएक्शन बताना है। तो इजी सी बात है, बताइए Cu से Cu+2 बना होगा, डी ऑप्शन है, ठीक है ना, सीधी सीधी बात। Cu से Cu+2 बना होगा और Hg+2 से Hg बना होगा, बहुत सही। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन, एक्सेलेंट, ठीक है।
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज पॉसिबल एट एनोड, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो एनोड पे पॉसिबल होगा? ये है जबरदस्त बात। अब थोड़ा रिडॉक्स भी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए एक बात जो आपको ऑलरेडी पता है वो ये है कि सर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये पता है ना आपको, एनोड पे क्या होगा, ये चीज आपको पता है। आपको क्या करना है, इन सबको ध्यान में रखना और फिर देखना ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ। अब देखना, अगर मैं ऑप्शन बी पे बैठूं तो मुझे बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0 पता है ना, डायटोमिक फॉर्म में। इधर कितना दिख रहा है, -1। अच्छा, ये 0 से -1 जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या होगा, यही हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना इज रिडक्शन, तो ये रिडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शन 1 पे आ जाऊं, मुझे बताइए ऑप्शन 1 में अगर आप देखो या इधर ही देख लो, बताओ ऑक्सीजन 0 और ऑक्सीजन के ऊपर H2O में -2, फिर से क्या हो गया सर, इसका मतलब ये तो कटा, नन ऑफ दिस भी कटा, तो होगा तो 1 ही। अब नहीं भी पता तब भी 1 होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दे रखा है, +3। अच्छा, यहाँ दे रखा आपका Cr2 डाइक्रोमेट दे रखा है। अब डाइक्रोमेट में आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +6 होता है, ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं भी पता तो आपको x लगा के फॉर्मूला लगा के निकालते हो, 2 क्रोमियम तो मतलब 2x जिसका निकालना आपको, ठीक है, +7 ऑक्सीजन लिखा इनटू 7 के ऊपर कितना होता है, इज इक्वल टू पूरा चार्ज कितना है, -2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 × 14, इस साइड लेके जाओ +14, 2 निकाल दो 12, तो x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3 से +6 जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, और एनोड पे होता ही ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक सेल दे रखा है और इस सेल में आपको नेगेटिव टर्मिनल पहचानना है, ये तो इसी बात है, डैनियल सेल है। बताइए डैनियल सेल में नेगेटिव टर्मिनल किस पे होता है, जिंक पे, +2 पे नहीं, जिंक पे, जिंक सॉलिड पे, जिंक क्या आ जाएगा इसका, Zn सिंपली, ठीक है। अच्छा, ये फिर से गैल्वेनिक सेल दे दिया, कॉपर और सिल्वर का सेल दे रखा है, कहता है इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, कौन सी ऑब्जर्वेशन सही नहीं, बताइए कॉपर एक्ट एज एनोड एंड सिल्वर एक्ट एज कैथोड, ये सही है जी, सही है ना, लेफ्ट वाला एनोड राइट वाला कैथोड, ठीक है। अच्छा, Ag इलेक्ट्रोड लूजेस मास एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, आप इसको रफली ड्रॉ कर लो, अब समझ में आ जाएगा। देखो ये कॉपर ये सिल्वर, ठीक है ना, ये कॉपर होगा ये Ag होगा, यही है ना, ओके। अब मुझे बताइए कहाँ पे मास लूज होता है, एनोड पे, और गेन कहाँ पे होता है, कहता है Ag इलेक्ट्रोड लूजेस मास, नहीं सर ये लूज नहीं करेगा, ये गेन करेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है और आपको गलत पे ही टिक करना था, आपको गलत पे ही टिक करना था। आगे भी देख लेते हैं, कहता है ये रिएक्शन होगा जी आपका एनोड पे, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो होना है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। अच्छा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, हाँ ये हमने कल भी पढ़ा था, सिल्वर हाइड्रोजन के निचले वाले में आता है, कॉपर सिल्वर मरकरी मोटे मोटे और ये ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये भी गलत, ये भी सही है आपका, आपको गलत पे टिक करना था। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द फॉलोइंग हाफ सेल्स आर कंबाइंड, ठीक है, बढ़िया सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखते हुए आपने इन दोनों हाफ सेल्स को कंबाइन किया, आपको बताना है कि कौन सा सेल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सर दोनों में रिडक्शन दिया हुआ है, मसला ये कि दोनों सवालों में रिडक्शन दिया है, लेकिन आपको पता जब आपने सेल बनाया तो एक पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एक पे रिडक्शन हुआ होगा, ठीक है, इतना तो आपको ध्यान में है। इसका मतलब ये होगा कि मेरे को पहले ये पहचानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किस पे हुआ और रिडक्शन किस पे। अब वो कहाँ से पहचानूंगा, पोटेंशियल के वैल्यूज से। मैंने कल एक पॉइंट आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, लेस पोटेंशियल विल बिहेव एज एनोड, जिसका पोटेंशियल कम, लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। बताइए इन दोनों में से लेस पोटेंशियल किसका है, सर इन दोनों में से लेस पोटेंशियल आपका है पहले वाले का, तो इसका मतलब पहला वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये ऐसे लिख के क्यों रखे, मुझे ये बताओ, दोनों में रिडक्शन क्यों करवाया, क्योंकि दोनों का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का है, मैंने कल भी कंफर्म किया था, क्योंकि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है, इसलिए दोनों में रिडक्शन करवाया है। लेकिन आपको पता है एक जगह ऑक्सीडेशन होना, एक जगह रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किस में होना था, एनोड में, मतलब इसकी जो रिएक्शन दे रखी थी वो रिएक्शन जैसे दी है वैसे होगी, आपको क्या करना है, सिर्फ इस रिएक्शन को उल्टा करना है, ऑक्सीडेशन का मतलब इसको उल्टा करना है, ठीक। सर इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास 2 टाइम्स I नेगेटिव रहा होगा, ये क्या करेगा, I2 में कन्वर्ट होगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यही आपका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक है। और ये रिडक्शन है, ये ऑलरेडी है, ये जैसा था वैसे ही, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे ये चीज़ देखने को आपको मिल रही है, I नेगेटिव से I2, I नेगेटिव ये गलत हो गया क्योंकि I2 से I नेगेटिव बना रहा है, ठीक है, I2 से I ये भी गलत हो गया, I नेगेटिव से I2, अच्छा ये वाला तो दे रखा है, और यहाँ Br2 से क्या दे रखा है, 2 टाइम्स Br नेगेटिव, ठीक है। D में क्या दे रखा है, I नेगेटिव से I2, और यहाँ पे 2Br, ये देखो, ये जो 2Br नेगेटिव है ना, ये क्या कर रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, हालांकि ये तो रिडक्शन करना चाहिए था, ठीक है। इसको चेंज नहीं ना करना हमने, कौन सा ऑप्शन बैठेगा फिर, सी ऑप्शन सही बैठेगा। क्या किया हमने इसमें, सर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स के वैल्यूज दिए थे, दोनों में रिडक्शन करवा रहा था, बस आपको ये देखना था कि किस में ऑक्सीडेशन और किस में रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू देख लिए, जिसका कम था वो ऑक्सीडेशन कर रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए इक्वेशन में लगा दिया, काम बन गया, ठीक है, हल्का सवाल हो गया, ओके।
अच्छा, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, इतने इतने, ओके ओके, ये दे रखा आपका सेल रिएक्शन, आपको इसका भी पोटेंशियल का वैल्यू दिया, इसका भी, आपको निकालना है ई नॉट सेल, कल ही सिखाया मैंने, बताइए ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड कैसे पहचानना है, जिसका कम पोटेंशियल वो एनोड, बताओ कम पोटेंशियल वाला कौन सा है इसमें से, ये माइनस है ना, ये है ना, ठीक है, तो ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन आएगा माइनस 0.40, माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद माइनस 0.74, ठीक है, यह आ जाएगा माइनस 0.40 माइनस माइनस 0.7। सर एक तो मेरे को ये पता होगा कि आंसर प्लस में आएगा, तो माइनस वाला तो वैसे ही कटेगा, ठीक है, अब 74 में से 40 निकालना है, तो कितना बचेगा 34 बचेगा ना, तो कितना आ जाएगा 0.34 बचेगा, है ना, 0.34, इतने वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो इजी सा है। अच्छा जी, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर अ हाफ सेल दे रखा है, इतना इतना, आपको फिर से वही निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है फिर से। अब बताओ कितना आएगा, जरा लगाओ, खुद से लगाओ, खुद से लगा के बताओ मुझे कितना आएगा, सोचो। एक कितना है 1.20 और माइनस तो 1.20 माइनस प्लस, शाबाश, 1.35 तो नहीं आ रहा, 1.35 तो नहीं आएगा, देखिए दोबारा से सोचिए, बताइए ई नॉट सेल किसके बराबर, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, सही है। अच्छा एनोड कौन, जिसका पोटेंशियल कम ये वाला है ना, तो कैथोड ये होगा, ठीक है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट माइनस फॉर्मूले का, और उसके बाद ये कितना है माइनस 0.15, माइनस माइनस 120 में 15 प्लस करो 135 ही तो आता है, ठीक, तो 1.35 वोल्ट प्लस में प्लस 1.35 वोल्ट, ठीक है, हो गया, सीधा सीधा प्लस माइनस, इसमें थोड़ी ना कोई इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद 14 में देखिएगा, अच्छा सवाल है, ये ध्यान में रखिएगा, एक सेल रिएक्शन दे रखा है, वही कॉपर सिल्वर सेल दे रखा है, ई नॉट सेल का वैल्यू दे दिया जी, ठीक है। अब कहता है कॉन्सेंट्रेशन अगर Cu+2 आयंस का मैं डबल करूं, बहुत बढ़िया सवाल है, फिर से लिख लो, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अगर मैं कॉपर+2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूं, कॉपर+2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूं, तो कहता बताइए ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा। सर ये जो ई नॉट सेल है ना, इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना, ये मैं जो बताने वाला हूँ ये 11th में भी पढ़ाया था मैंने, जब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, वहाँ पर भी मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा जब कभी भी आप डेल जी और ई नॉट सेल में कंपेरिजन करते हो, ये आपका नीट 2023 में भी आया था, सेम सवाल था, ये 2023 में भी था, ठीक है। सर डेल जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, एंड ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब अब इसको याद रखने के लिए बच्चे को एक सिंपल तरीका मैं ये बताता हूँ, आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट। सर वो प्रॉपर्टी जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, जो डिपेंड ना करे कि आपके पास कितना अमाउंट सबस्टांस का था। जैसे इससे हल्की बात अगर आप समझना चाहो तो ये समझते हो कि पानी, मान लीजिए आपने 1 लीटर लिया है, सर 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री और 1000 लीटर पानी का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट नहीं चेंज होता, ठीक है ना। हाँ हीट ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा। तो वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट हो अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे, कितना ही ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और उनमें एक खास नाम आता है ई नॉट सेल का, ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन अदला बदली कुछ भी कर लो, ई नॉट सेल नहीं बदलता, ई सेल बदलेगा लेकिन नॉट नहीं बदलता, नॉट स्टैंडर्ड है, नॉट क्या है, तो ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये बदलेगा नहीं। अब इसने कहा कि मैं कॉन्सेंट्रेशन Cu+2 का डबल, अब डबल करे, ट्रिपल करे, इन्फिनिटी करे, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन डेल जी की अगर मैं बात करूं, सर डेल जी वेरी करता है, डेल जी ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सीधा नीट 23 में सवाल था, एक स्टेटमेंट था कि डेल जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दूसरा स्टेटमेंट था ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों बातें सही थी, ठीक है। अच्छा इसके बाद बताइए मेरे को आप, हाँ ये आप खुद बताना, पहले आप बताना फिर मैं लिखता हूँ। मेटल डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर, अगर आपको हल्की हल्की भी वो याद है ना, मोटे मोटे जो मैंने लिखवाए थे, मेटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है उस ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। शाबाश, क्या लग रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है उस ऑर्डर में। मतलब एग्जांपल देता हूँ, मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले को, पहला वाला अगले वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है, दूसरा वाला अगले वाले सबको पिछले वाले को नहीं, उस हिसाब से, ठीक है ना। ये एक ही से देख के हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले सबके चारों डिफरेंट है ना, पहले वाले सबके डिफरेंट है, उधर से हो जाएगा। सर जो मैग्नीशियम था वो एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, मैंने सब लिखवाए थे, कल बताए भी थे, ठीक है। सो मैग्नीशियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। एल्युमिनियम इन अगले वालों को तो डिस्प्लेस करेगा लेकिन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। जिंक अगले वालों को तो डिस्प्लेस करेगा लेकिन ना ही एल्युमिनियम को ना ही मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिस पे, ठीक है। बात क्लियर है, ये आ जाएगा ऑप्शन सी आपका, ओके। हाँ ये बताइए, ये मैंने कल बताया था, पढ़ी खुद सवाल पढ़िए, अब आपको पढ़ना आना चाहिए, खुद से सवाल पढ़ के बताइए। स्टैंडर्ड पोटेंशियल
half an hour the correct order of these increasing reducing power शाबाश नेगेटिव सबसे ज़्यादा होगी नेगेटिव विल डिफाइन सर पहचानना है और ठीक करना है -2.7 और 2.3 रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है शाबाश BD में कैसे होगा हाँ वो तो ऑब्वियस है ना अच्छा बताइए रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जितना कम पोटेंशियल उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर दिख रहे हैं चारों इलेक्ट्रोड्स बताओ सबसे कम कौन सा है CR क्रोमियम है ये दिख रहा हाँ ये तो दिख रहा ना माइन सबसे कम यही है ना इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कटा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था काट दिया मैंने ठीक है अब इसका मतलब पोटेशियम सबसे ऊपर है सर दोनों में है तो समस्या हो गई ठीक है अच्छा अब इधर मत देखो इधर देखो इससे कम बताओ कौन सा है ये तो मतलब इसके बाद मैग्नीशियम आएगा इससे कम कौन सा है इसका मतलब क्रोमियम है और उससे लास्ट पे कौन सा आएगा इसका तो पॉजिटिव है तो एजी है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा अब एलिमिनेशन मेथड लगा के बी और डी पे वैसे भी पहुंच जाते तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है हल्का सा था ये भी ओके ओके एक और बढ़िया सवाल ये कॉपी पे इंक्लूड किया मैंने नोट्सों में एक और बढ़िया सवाल बताइए पढ़िए सवाल क्या है कहता जिंक गिव्स हाइड्रोजन विद H2SO4 कल ही देखा हमने सही है ना या HCl दोनों के साथ देता है लेकिन कहता जब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तब नहीं देता जब आप जिंक को HNO3 के साथ ट्रीट करोगे तब H2 नहीं निकलता H2SO4 के साथ करोगे निकलेगा HCl के साथ करोगे तब भी निकलेगा ठीक है ना लेकिन जब इसके साथ करोगे तब ऐसा देखने को नहीं मिलता अब ये बहुत ईजी सी बात है देखना कैसे लॉजिकली समझना जब मैंने जिंक को H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो आपको ये समझ में आ गया सर ये जो जिंक था इस जिंक ने H2 को रिप्लेस किया और ये क्या बन गया ZnSO4 प्लस साथ में क्या बना H2 गए अब इस पूरी कहानी में एक चीज़ जो समझने वाली वो ये है सर ये जो जिंक था इसने ऑक्सीडेशन किया सही है और ये जो हाइड्रोजन था जिस हाइड्रोजन पे यहाँ पे +1 था यहाँ पे 0 आएगा इसने रिडक्शन किया इसने क्या किया सर इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कहानी होगी उस टाइम पे हाइड्रोजन रिड्यूस होगा उस टाइम पे हाइड्रोजन क्या करेगा रिड्यूस करेगा तब ये कहानी हो रही है लेकिन कहता अगर मैं इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करूँ अगर मैं जिंक को HNO3 के साथ ट्रीट करूं किसके साथ ट्रीट करूं HNO3 के साथ ट्रीट करूं आप ये देखोगे कि उस टाइम पे आपका NO2 गैस लिबरेट होता है कौन सा गैस H2 लिबरेट नहीं होता H2 लिबरेट नहीं होता ठीक है ना इसका मतलब ये मुझे बताओ यहाँ पे जो H पॉजिटिव था होना तो ये चाहिए था कि H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट होना चाहिए था लेकिन सर यहाँ पे झोल ये हो जाता है कि ये जो NO3 नेगेटिव है ना ये रिड्यूस हो जाता है इसको रिड्यूस नहीं होने देता NO3 नेगेटिव रिड्यूस होता है और H पॉजिटिव रिड्यूस नहीं होता H पॉजिटिव रिड्यूस और रिड्यूस कौन हो जाता है इसकी जगह पे NO3 नेगेटिव की NO3 नेगेटिव की ठीक है देखो कहता NO3 नेगेटिव का रिडक्शन हो जाएगा इन प्रेफरेंस टू H पॉजिटिव दैट इज व्हाई नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट क्योंकि तब लिबरेट होता जब हाइड्रोजन रिड्यूस करता या हाइड्रोजन को रिड्यूस करने का मौका ही नहीं देता खुद रिड्यूस हो जाता है ठीक है और कौन सा गैस लिबरेट होता है ये भी याद रखना NO2 गैस कौन सा गैस NO2 गैस ठीक है ना ब्राउन कलर का गैस होता है ये ओके अच्छा ये मुझे खुद से बता दो Fluorine is the best oxidizing agent because it has highest बहुत अच्छे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल सही है ना दिखा था ओके ये भी बता दो खुद से which are the fluorine is not a application of electrochemical series compare the relative AI है दूसरा तो स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी दोनों सेम बातें हैं ठीक है relation of the hydrogen to this generation to calculate the amount of metal सामने दिख रहा मेरे को एक ऑप्शन जो दिखा ही निकल D कौन सा लग रहा है डी या बी दिखा था ये अभी तो पढ़ा ऊपर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन जब मेटल रिएक्ट करे एसिड के साथ ये भी दिखा हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन जब मेटल दिखा था ना डिस्प्लेसमेंट में ठीक है ये नहीं था सर अमाउंट कितना मेटल का डिपॉजिट हो रहा है इसकी बात नहीं हुई थी इसकी बात होती है इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ते हैं वहाँ पे इसकी बात होती है यहाँ पे नहीं होती है ठीक है तो इसके मोटे एप्लीकेशंस में ये वाला नहीं आएगी आपको पता है ठीक है ना अब देखो एक और बात बता देता हूँ मैं अच्छा नीचे आ जाएगी वैसे ये बताओ not value of the three metals बहुत बढ़िया सवाल है itself below चलो मैं समझा देता हूँ आप जब तक पढ़ोगे ठीक है ना देखना 3 इलेक्ट्रोड दिए हैं 3 इलेक्ट्रोड दिए रखे हैं ठीक है मैं तीनों इलेक्ट्रोड बना देता हूँ ठीक है मान लीजिए ये आ गया आयरन ठीक है सपोज कर लीजिए ये फिर से आयरन अब उसी हिसाब से बनाऊंगा ठीक है ना अच्छा तीनों के पोटेंशियल्स के वैल्यूज दिए पहला पढ़िएगा कहता जिंक विल बी
corroded in preference to iron if zinc coating is broken on the surface। सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, इस आयरन के सरफेस पे, इस आयरन के सरफेस किसका कोटिंग किया था, ये आपको पता है, आप 10th में भी पढ़ते हो, कोरिजन से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जब मैंने इसके ऊपर जिंक का कोटिंग किया, कहता अगर जिंक का कोटिंग टूट गया, जो आपने कोट किया था ऊपर, ठीक है ना, टूटने का मतलब हटा नहीं है वहां से, वहीं पे है जिंक, वहीं पे है, ठीक है। तो कहता है जो जिंक है उसको कोरोजन होगा लेकिन आयरन को कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए इनमें से कोरोजन का मतलब, जब आप कोरोजन पढ़ेंगे ना, हम आगे भी देखेंगे इसको, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। सर जब आप इसको गैल्वेनाइजेशन के टर्म्स में भी आपने पढ़ा है 10th में, गैल्वेनाइजेशन टर्म पढ़ते हो आप। आयरन के ऊपर जब जिंक का कोटिंग हमने किया, सर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन, ये आपने पता किया, ठीक है। इसका मतलब उस टाइम पे जिंक ऑक्सीडाइज करेगा और आयरन ऑक्सीडाइज, जिंक ऑक्सीडाइज करेगा और ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसका मतलब पहले ये खत्म होगा, पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बचेगा, ये क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जिंक कोरोजन करेगा लेकिन आयरन कोरोजन नहीं करेगा, ये बात सही है अगर जिंक की कोटिंग आपने की है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, और ये वैल्यूज ना भी देखो तब भी आपको ये बात पता थी, लेकिन टिन के बारे में आपको बात नहीं पता थी तो अब वैल्यू देख के भी चल सकते हो। अब सुनना दूसरा, कहता अगर आयरन कोटिंग, अगर आयरन पे टिन की कोटिंग की जाए, किसकी कोटिंग की जाए, अब हमने कर दी कोटिंग टिन की, ठीक है, ये कर दी हमने टिन की कोटिंग, SN टिन की कोटिंग कर दी, ठीक है। कहता अगर कोटिंग टूट जाए तो आप ये देखोगे कि आयरन का सरफेस का कोरोजन हो जाएगा। अब आपने सिर्फ देखना इसमें से कोरोजन किसका होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए टिन का पोटेंशियल -0 और इसका तो उससे भी कम है, ठीक है। इन तीनों में जरा मेरे को रिएक्टिविटी बताओ, इन तीनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा, इनमें से सबसे रिएक्टिव कौन है, जिंक। उसके बाद तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर रिएक्टिविटी घट रहा है, सही है ना, यहाँ से यहाँ आने पे रिएक्टिविटी घट रहा है, ठीक है। सीधा अगर ये टूट जाए तो कहता उस टाइम पे किसका कोरोजन होगा, आयरन का कोरोजन होगा। ये बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आयरन ही तो रिएक्टिव होगा ज्यादा। इन दोनों को आमने सामने रखो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन उस टाइम पे आयरन करेगा, ये नहीं करेगा, तो बिल्कुल आयरन का कोरोजन होगा, आयरन रिएक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरी बात कहता जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये बात सही है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। और उसके बाद टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, हाँ सही है, तो ऊपर तो देख लिया, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन पोटेंशियल। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये भी अच्छा सवाल है, जरा पढ़ के बताइए मुझे। अच्छा सवाल है, शाबाश। इतनी दी वैल्यू माइनस और एज की दी है +80। If a cell made of taking the two electrodes, what is the feasibility of the reaction? ओके, Since A value of the सवाल देखो, सवाल तब होगा जब सवाल पढ़ना आए, अगर सवाल पढ़ना ना आए ना, सवाल नहीं होता, फिर सवाल आपको पढ़ना आएगा तो फिर सॉल्व होगा। शाबाश। निकली साइड ऑफ एनोड पे कैथोड माइनस एनोड, मतलब 80 माइनस करना हमने, माइनस प्लस 80 - 25 हाँ, नेगेटिव कहाँ से होगी, निकल के एनोड पे रिड्यूस क्यों नहीं होगा, रिड्यूस यही ऑप्शन है शायद इसका, सर देखना। ओके, लिख लिया। अच्छा, आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के वैल्यूज दिए थे, ठीक है। इफ अ सेल इज मेड बाय टेकिंग दीज टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, आपको फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखना था, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इनोड सेल निकालना पड़ता है, पता है ना। बताइए इनोड सेल किसके बराबर आ जाता है, ठीक है, कैथोड ये है, एनोड ये है, निकालने की जरूरत नहीं, वो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि इसमें से माइनस करूंगा, माइनस साइन ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये फिजिबल होगा, क्या होगा, एक बात तो मेरे को समझ में आ गई, फिजिबल होगा, ठीक है। तो रिएक्शन फिजिबल होगा, ओके, रिएक्शन फिजिबल होगा, इस ऑप्शन में भी दे रखा है, इसमें नॉट फिजिबल लिखा है, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है नॉट फिजिबल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बचा पहला और लास्ट वाला, ठीक है। अब उसके बाद कहता सिंस इनोट वैल्यू फॉर अ सेल विल बी पॉजिटिव, रिडक्शन इज फिजिबल, ठीक है। हाँ, तो ये तो सही बात है ना, फिजिबल होगा। अच्छा, लास्ट में क्या है, Ag कैन रिड्यूस Ni+2 to Ni, हैंस रिएक्शन इज फिजिबल। सर ये क्राइटेरिया नहीं होता, क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया ये नहीं है, कौन के साथ क्या कर रहा है उसका क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया ई नोट सेल है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ये आगे जी आपके इन दोनों पे बेस्ड सवाल। अब इस पे बेस्ड एक और सवाल मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। मान लीजिए एक और चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस पे पहले सवाल नहीं बना है, बट कहीं ना कहीं एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकल के आता है, ठीक है। हर चीज़ इससे रिलेटेड, इसके बाहर कोई चीज़ नहीं मिलती, ना ही आपको जेई तक मिलेगी, नीट तक मिलेगी, जो ये मैं लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए आपने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के सारे एप्लीकेशन आपने ध्यान में रखे। सर एक और अच्छा एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का निकल के आता है वो है आपके स्टेबिलिटी या इवन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है ना, ऑक्साइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, जब मेटल के ऑक्साइड्स बनाएंगे
तो उनका थर्मल स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकल के आता है। मोटा पॉइंट लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। जितना कम पोटेंशियल, जितना कम पोटेंशियल उतना थर्मली स्टेबल ऑक्साइड। थर्मली स्टेबल का मतलब कि आप हीट करोगे तो जल्दी से टूटेगा नहीं, जल्दी से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जितना कम पोटेंशियल उतना स्टेबल ऑक्साइड, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने 3-4 ऑक्साइड लिख लिए। मान लीजिए मैंने लिख लिया जिंक ऑक्साइड, मैंने लिख दिया Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड, मैंने लिख दिया Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, या मान लीजिए मैंने लिख दिया Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड, ठीक है। 4 ऑक्साइड लिखे मैंने, ओके। अब मैं आपको ये बताऊं कि बताइए इन चारों ऑक्साइड्स में से, या एक और ऐड कर लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया Hg2O मर्क्यूरी का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ठीक। अब मैं आपको ये बोलूं कि इन चारों में से सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा? सर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सर इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता उसमें सबसे ज्यादा होगी जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। और जब ऐसा ऑक्साइड बनेगा वो थर्मली स्टेबल होगा, हीट करने पे जल्दी से टूटेगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम और इन सब में से मुझे बताइए सबसे कम पोटेंशियल का वैल्यू किस में होता है? पता है ना आपको, मैग्नीशियम, जिंक उसके नीचे आता है, इसमें कंफ्यूजन। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? अगर मैं ऐसा लिख लूँ, या इनको दोबारा से लिख लेता हूँ मैं। सो Al2O3 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, Al2O3 का स्टेबिलिटी सबसे अच्छा। एल्युमिनियम के बाद जिंक, तो उससे कम कौन आ जाएगा? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड के बाद तो फिर Fe2O3, ठीक है। इसके बाद Ag2O और उसके बाद अब अगर मैं ऐसा ना लिख के ऐसा लिखता, 4 ऑप्शन दे देता और फिर पूछता कि बताइए इन सब में से सबसे अनस्टेबल या सबसे थर्मली लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड किसका होगा? मर्क्यूरी का होगा। हीट कर दीजिए तुरंत टूट जाएगा, हीट करने पे तुरंत टूटेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये जो मर्क्यूरी होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ये जो सिल्वर है ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि है तो मेटल ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ना प्रेफर क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये जबरदस्ती छुड़वा रखा है और जब मौका मिलेगा तो एकदम से भागेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, वो लीस्ट स्टेबल होगा। वो क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा। ये आ गया इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट और ये थी इसके टेस्ट सीरीज, ठीक है।